सबको नमस्कार। मैं डॉक्टर हरिओम, रिटायर्ड प्रिंसिपल साइंटिस्ट, CCS हरियाणा एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी हिसार। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि प्राकृतिक खेती में नाम मात्र खुराक से बिना जुताई के चार फसलें किस तरह से ली जा सकती हैं, उनकी भरपूर पैदावार कैसे आ सकती है और मिट्टी के जैविक कार्बन में भी इजाफा कैसे हो सकता है। ये मैं अपने पर्सनल अनुभव के आधार पर और किसानों के साथ हुई इंटरेक्शन के आधार पर, और हमने गुरुकुल कुरुक्षेत्र के प्राकृतिक कृषि फार्म पर एक एक्सपेरिमेंट लगाया है जिसमें हम 3 वैज्ञानिक शामिल हैं। वहाँ पर आचार्य देवव्रत जी के मार्गदर्शन में ये एक्सपेरिमेंट लगाया गया है और 180 एकड़ प्राकृतिक खेती पर पद्धति से खेती की जाती है। तो किसान भाइयों, सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि जो ये एक्सपेरिमेंट लगाया हमने, ये आधा कनाल में है। इसमें 250 स्क्वायर मीटर में इसका एक्सपेरिमेंट का लेआउट किया गया है। इसकी मेजरमेंट 49 बाई 105 मीटर है। तो इसमें दिखाना चाहूँगा कि किस तरह से हमने अब तीसरी फसल इस पे प्लांट की है, ट्रांसप्लांट की है। तो पहली 2 फसलों के पहले आप फोटो देखिए कि वो किस तरह की उनकी ग्रोथ हुई है इस पे। इसमें मैंने आपको 7 और 8 नंबर वीडियो में भी इसका जिक्र किया है, तो उसी को एक कंटिन्यूएशन में आगे बढ़ाना चाहूँगा। सबसे पहला फोटो देखिए आप। इसमें मई जून में जब ये एक्सपेरिमेंट लगाया गया था तो इसमें 4 तरह की मल्चिंग, प्लास्टिक मल्चिंग बिछाई गई थी और इसमें फसलों का अलग अलग तरह का भी अनुभव हमें देखने को मिला। जो सबसे पहला फोटो है ये मई जून में जब प्लास्टिक मल्च डाली गई थी माइक्रो इरिगेशन के साथ, और माइक्रो इरिगेशन में हमने जीवामृत का प्रयोग इसमें किया था साथ के साथ, ताकि जीवाणु और केंचुओं की भी बढ़ोतरी साथ के साथ हो। तो आप देखेंगे कि पहली फोटो जो ये देख रहे हैं आप, मक्की की फसल है। मक्की की फसल का रंग देखिए आप। इसमें जो सबसे राइट हैंड साइड की एक मक्की की लाइन है, ये रेजिडू मल्चिंग के ऊपर लगी हुई है। बाकी 4 तरह की मल्चिंग की जो बेड्स हैं उनके ऊपर लगी हुई है। तो आप इसमें जो ग्रोथ है, बढ़वार है, उसमें भी डिफरेंस पाएंगे कि जो मल्चिंग, प्लास्टिक मल्चिंग के ऊपर जो फसल लगी हुई है वो रेजिडू मल्चिंग से अच्छी दिखाई दे रही है। तो आप इसमें दूसरी फसल को देखिए। इसमें मक्की की कटाई के बाद इसमें जुलाई के लास्ट में हमने घिया की फसल लगा दी थी। घिया की फसल 4 बेड्स पे आप देख रहे हैं। इसमें जो 2 बेड्स हैं राइट हैंड साइड को, इसमें हरी और व्हाइट, ये 2 जो मल्च बिछाई गई है बेड्स के ऊपर, इनमें घिया का जमाव भी अच्छा है और इसमें घिया का बढ़वार भी अच्छी है। और इसमें जो मैंने इसकी इकोनॉमिक्स थी वो वीडियो नंबर 7 में आपको बताई थी कि अकेली घिया से आप 4.5 लाख रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से कमाई कर सकते हैं और 4 फसलों में ये कमाई और भी ज्यादा हो सकती है। अब आप इसमें जो तीसरी फसल घिया के अपरूट करने के बाद, इसको हटाने के बाद, इसमें हमने टमाटर की फसल की ट्रांसप्लांटिंग की है। और टमाटर की फसल का भी रंग देखिए आप, इसमें फ्लावरिंग शुरू हो चुकी है। तो इसमें भी कोई भी कमी नहीं है। जो फसल जो मैंने तीनों आपको दिखाई है, इनमें तीनों ही ऐसा रंग है, इतना गहरा रंग है कि कोई भी इसमें ये नहीं बता सकता कि कोई इसमें किसी न्यूट्रिएंट्स की कमी है या ग्रोथ की कमी है। तो तीनों ही फसलें बहुत अच्छी हो रही हैं। और चौथी फसल इसमें ली जाएगी जनवरी फरवरी में जाकर के खरबूजे की। जो सुराख हमारे खाली होंगे, हमने कुछ सुराख इसमें खाली छोड़ दिए हैं ताकि खरबूजे की फसल या खीरे वगैरह की फसल इसमें उस टाइम पे जनवरी फरवरी में लगाई जा सके। इस तरह से इसी सेम मल्च पे हम 4 फसलें ले रहे हैं। अब वीडियो नंबर 8 में हमने बताया था कि क्या कारण है इसका, कि इतनी गहरी क्यों है ये। वीडियो नंबर 8 में एक चीज और दिखाई थी कि एक प्रोफाइल की 1 फुट गहराई तक खुदाई की थी हमने। एक तो जो फसल मल्च बेड्स पे बोई गई है, ऊपर मल्च बिछाई गई है, उसकी खुदाई की थी लगभग 1 फुट तक। और दूसरी साइड में जहां पर बेड्स नहीं थी या मल्च नहीं थी, उसकी खुदाई की गई है। इसमें आप देखेंगे कि जहां पर मल्च बिछाई गई थी उसकी जो जमीन है, मिट्टी है, वो काफी काले रंग की यानी कि ग्रे रंग की है। एक अच्छी जो एक मिट्टी होती है जिसमें सब तरह की खुराक होती है, उस तरह की मिट्टी होती है। और जो दूसरी जहां पर बेड्स नहीं है या प्लास्टिक मल्च नहीं है, वहां पर आप देखेंगे कि जमीन भी सख्त है और इसके साथ साथ जो जमीन का रंग है वो पीला है।
स्पष्ट प्रतीत होता है कि कोई भी किसान इसको बता सकता है, कोई भी वैज्ञानिक बता सकता है कि जो बिना मल्च की सॉइल की प्रोफाइल है, ये इसमें न्यूट्रिएंट्स की कमी है, इसका रंग ही बता रहा है। जबकि जो प्लास्टिक मल्च के नीचे प्रोफाइल काटी गई है, इसका रंग ही अलग है, ये भूरभूरी है, ये नरम भी है, और इसमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि किसी भी पोषक तत्वों की कमी नहीं है। अब इसमें इसका कारण बताया था वीडियो 8 में कि किस तरह से एरोबिक और एनएरोबिक दोनों के संयोग से ये एक्सपेरिमेंट चल रहा है, और ये जो कलर क्रॉप्स का हुआ है या प्रोफाइल में जो जमीन की एक उर्वरा शक्ति अच्छी दिखाई दे रही है, ये उसका एक कारण बताया गया है कि किस तरह से ये संभव हुआ है। तो किसान भाइयों, अब ये कैसे हुआ? इसके दो कारण हो सकते हैं कि जमीन का एक फर्टिलिटी भी अच्छी रहे, जैविक कार्बन भी मेंटेन रहे, और जैविक कार्बन बल्कि बढ़े, और फसलें भी पूरी बढ़वार करें, पूरी पैदावार करें। इसके लिए दो कारण हो सकते हैं। एक तो ये है कि हम खेत में ऑर्गेनिक मैटर भरपूर मात्रा में ऐड करें, जैसे जैविक खेती में गोबर की खाद या केंचुए की खाद ऐड करते हैं, या कंजर्वेशन एग्रीकल्चर में रेजिड्यूज वगैरह का भी इसमें कॉम्बिनेशन हम करते हैं। तो या तो ये हम ऑर्गेनिक मैटर भरपूर मात्रा में ऐड करें, या दूसरा कारण हो सकता है कि इसमें जीवाणुओं की संख्या इतनी बढ़ा दें कि जीवाणुओं ही नाइट्रोजन फिक्स करें, और जब जीवाणुओं का डिके हो, उनका डिकम्पोजिशन हो, तो ह्यूमस के रूप में जमीन में वो एक तरह से कंजर्व हो जाए और जमीन का ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ जाए। तो अब प्रश्न उठता है कि जीवाणु को कैसे बढ़ाया जाए। एक दिमाग में बात आती है कि जीवाणुओं को यदि भोजन नहीं दिया गया तो वो कैसे बढ़ेंगे, यानी कि आप ऑर्गेनिक मैटर नहीं देंगे तो वो कैसे बढ़ेंगे। तो इसमें मैं आपको बताऊंगा कि जीवाणु एक ऐसी चीज है कि जिनका जो शरीर है, कोई भी लिविंग कोशिका है, चाहे प्लांट की है चाहे जीवाणु की है, तो इसमें लगभग 98.5% जो हिस्सा है बाई वेट, वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 3 एलिमेंट से बनता है, और 1% के लगभग नाइट्रोजन होता है पौधों में। लेकिन जो सूक्ष्म जीवाणु होते हैं उनमें लगभग 99.5% तक, उनमें भी और दूसरी प्लांट्स की कोशिका में भी 99.5% तक ये 4 एलिमेंट्स होते हैं जो इसके वेट में, कंपोजिशन में कंट्रीब्यूट करते हैं। तो इसमें आप देखेंगे कि जो प्लांट हैं उसमें वो नाइट्रोजन खुद नहीं बना सकते, उनको जमीन से नाइट्रोजन लेनी पड़ती है, वो वातावरण से नाइट्रोजन नहीं ले सकते हैं। जबकि जो सूक्ष्म जीवाणु हैं वो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तो सभी तरह के जो लिविंग सेल हैं हवा से, वातावरण से ले लेते हैं, पानी से ले लेते हैं, लेकिन जो नाइट्रोजन है पौधे अपने आप नहीं बना सकते। लेकिन जो जीवाणु है विशेष तौर पे जो नाइट्रोजन फिक्सर हैं, वो नाइट्रोजन खुद एक वातावरण से लेकर के संचित कर सकते हैं। यानी कि मेरा कहने का मतलब ये है कि इसमें 99.99 या 99.99% तक ये 4 ही एलिमेंट होते हैं। इसके अलावा थोड़ा बहुत जो कंट्रीब्यूशन होता है फास्फोरस और सल्फर का होता है। तो ये चारों जो पोषक तत्व हैं जीवाणुओं के अंदर भरपूर मात्रा में मौजूद होते हैं, और अगर ये पूर्ति हो जाए उनकी, तो फिर कोई कारण नहीं है कि नाइट्रोजन फिक्सेशन ना हो या जमीन में जैविक कार्बन ना बढ़े। तो मैं अब आपको बताना चाहूँगा कि किस तरह से ये कंट्रीब्यूट करते हैं। अब मोटे तौर पे समझने के लिए मैं आदमी का उदाहरण दूंगा आपको। जैसे आदमी रोटी खाता है, अनाज खाता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट खाता है, उसको ज़रूरत है एनर्जी के लिए, तो फिर कहते हैं कि उसके साथ दाल का कॉम्बिनेशन हो जाए तो उसका खाना पूरा हो जाएगा। इसके बाद कहते हैं कि अगर घी का कॉम्बिनेशन हो जाए, यानी कि फैट्स का, लिपिड्स का कॉम्बिनेशन हो जाए, तो खाने में पूरी तरह से एनर्जी मिल जाती है। तो यही चीज़ अब जीवाणुओं में भी लागू होती है। अब आप देखेंगे, मैं थोड़ी सी हिस्ट्री में जाना चाहूँगा। बैक्टीरिया के पूर्वज हुए हैं आर्किया। इनकी जो उम्र बताई गई है वो 350 करोड़ वर्ष से भी ज़्यादा बताई गई है। ये वो समय था जब रॉक पीरियड, यानी कि पत्थर एज या आइस एज जो आई है, 5-6 बार, हजारों लाखों साल की इनकी उम्र हुई है। तो इनसे भी पहले का इसका जन्म है। तो आर्किया और बैक्टीरिया में क्या डिफरेंस है? आर्किया एक तरह से बैक्टीरिया के पूर्वज हैं, जैसे आदमी के पूर्वज बंदर के तौर पे बता दिए जाते हैं, या आदमी जो आदि मानव था उसकी पूंछ भी होती थी, बड़े बड़े दांत होते थे। समय के साथ जब रिमूव हो गए तो आज का आधुनिक जो मानव की उत्पत्ति हुई।
तो इसमें आर्किया में क्या होता है कि जो उसकी सेल वॉल होती है, यानी कि कवरिंग होती है जो सेल की, उसमें केवल कार्बोहाइड्रेट होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये उसको कंस्टिट्यूट करते हैं, बनाते हैं। लेकिन जब बैक्टीरिया की तरफ एक उत्पत्ति या विकास का एक जो रिवोल्यूशन, एक सिद्धांत आगे बढ़ा, तो इसमें जब उनके जो सेल वॉल है उसमें जो प्रोटीन साथ में कार्बोहाइड्रेट के साथ जो प्रोटीन का यानी कि पेप्टिडोग्लाइकेंस जिसको कहते हैं, जब कॉम्बिनेशन हो गया तो प्रोटीन का जो कॉम्बिनेशन हुआ तो वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के रूप में जाना गया। और जब इसी बैक्टीरिया में प्रोटीन की जगह जब लिपिड्स और पॉलीसेकेराइड यानी कि कार्बोहाइड्रेट का जब कॉम्बिनेशन हुआ तो उसको लाइपोपॉलीसेकेराइड्स के रूप में जाना गया। यानी कि 3 तरह के मैंने आपको बताए हैं जीवाणु। इसमें पहला आर्किया है, जिसकी जो सेल वॉल है, जो बाहर की भित्ति है, उसमें कार्बोहाइड्रेट है। दूसरा ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया बताया मैंने उसमें, तो उसमें कार्बोहाइड्रेट के साथ प्रोटीन या अमीनो एसिड आ गए। तीसरा ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया मैंने आपको बताया, उसमें कार्बोहाइड्रेट के साथ लिपिड्स आ गए। यानी कि जिस तरह से मैंने बताया कि आदमी को इन तीनों चीजों की जरूरत पड़ती है स्वास्थ्य के लिए, जैसे कार्बोहाइड्रेट भी चाहिए उसको, प्रोटीन भी चाहिए नाइट्रोजन के रूप में, और तीसरा लिपिड भी चाहिए ऑयल के रूप में, फैटी एसिड्स के रूप में। इसी तरह से जमीन के स्वास्थ्य को बढ़ाने के लिए ये तीनों तरह के बैक्टीरिया इसमें चाहिए। और जो आर्किया है, आर्किया एक इस तरह की कंपोजिशन है जो आज भी जमीन में मौजूद रहती है। लेकिन आर्किया ज्यादातर बिना हवा वाले जीवाणु होते हैं, ये मीथेन प्रोड्यूस करते हैं। और अब आप देखेंगे कि जब इनको क्या बोलते हैं, आर्किया को एक्सट्रीमोफाइल्स बोलते हैं। ये किस तरह से होते हैं कि जब टेम्परेचर कितना ही बढ़ जाए आपका, चाहे 100 डिग्री से ज्यादा हो जाए या 50 से 100 डिग्री माइनस तक हो जाए, या पीएच आपकी 1 से 2 हो जाए, या पीएच आपकी 13-14 तक चली जाए, या पानी भर दिया जाए खेत में, या पानी बाहर निकाल दिया जाए, सूखा कर दिया जाए, तो ये आर्किया जो है ये कभी नहीं मरते हैं, ये हमेशा जमीन में मौजूद रहते हैं। क्योंकि मैंने जब बताया कि पत्थर एज भी आए हैं, आइस एज भी आए हैं, लेकिन ये उस समय से आज तक जमीन में विद्यमान है। इसलिए इनकी जो रिक्वायरमेंट है बहुत कम है, इनकी खान पान की, इनकी रहने की, इनकी तापमान की, इनकी नमी की आवश्यकता इतनी कम है कि किसी भी तरह की परिस्थिति हो जमीन में हमेशा ही जिंदा रहते हैं। तो ये जमीन में जब आप एक जैसे राजस्थान या रेगिस्तान की जमीनें आ जाती हैं, 50 डिग्री तक तापमान हो जाता है, या पहाड़ों पे बर्फ पड़ जाती है, तो वहां भी बैक्टीरिया अपना काम करता रहता है। और हम एक बात कहते हैं कि हमने जमीन में इतना जहर डाल दिया है कि जीवाणु मर चुके हैं। जीवाणु कभी नहीं मरते, प्रकृति अपना एक साधन बना के रखती है, अपने हाथ में एक इतनी ताकत रखती है, इस तरह की सिचुएशन करती है, वो सर्कमस्टांसेस जैसे बनाती है कि उसको, उसकी जो सृष्टि है उसमें कोई भी विघ्न ना आए। तो उसमें जो जीवाणु है ये उसके एक फंडामेंटल यूनिट्स हैं, जिनके बेस पे प्रकृति आज तक इसका इवोल्यूशन, टोटल इवोल्यूशन आगे बढ़ता है। और जीवाणुओं के बगैर ना तो हवा में अस्तित्व है, हवा में भी जीवाणु हमारे चारों तरफ लाखों करोड़ों मौजूद हैं, और इसी तरह हमारे शरीर में, पौधे के शरीर में भी, और जमीन में भी ये सारे ही मौजूद रहते हैं। अब एक प्रश्न उठता है कि जो सॉइल की जो रंग मैंने आपको बताया कि ऐसा रंग सॉइल का कुछ भी ना डालने पर भी या बहुत कम डालने पर भी इसमें क्या डाला गया है कि एक तो जीवामृत ड्रिप इरिगेशन के द्वारा दिया गया इसमें। दूसरा, मई जून में जब फसलें लगानी शुरू करी, मक्की की जब लगाई थी, तो उसमें एक बेड पे लगभग 10 किलो घन जीवामृत डालना था। यानी कि अगर एकड़ के बेस पे देखें तो लगभग 4 से 5 क्विंटल घन जीवामृत इसलिए डाला गया था कि ये घन जीवामृत और जीवामृत दूसरे, क्योंकि इसमें गोबर के खाद से बनते हैं दोनों ही, और गोबर के खाद में सभी 17 तत्व मौजूद रहते हैं। और फसल को जैसे मैंने बताया कि 99.99% तक ये 4 ही एलिमेंट होते हैं, बाकी एलिमेंट बहुत कम मात्रा में जरूरत पड़ती है। इसलिए थोड़ी सी मात्रा में घन जीवामृत और जीवामृत इसमें लगाएं, और जो जड़ें हैं, जो पिछली फसलों की जड़ें हैं, उनको पूरी तरह से संचित करें। जब वो गलें तो उनमें से जो ताकत है, उसकी ऊर्जा है, जो उसके न्यूट्रिएंट्स हैं, हवा में ना जा पाए। इसलिए जो प्लास्टिक मल्चिंग का हमने इसमें प्रावधान किया है, ताकि वो इसमें अंदर ही रह जाएं, जड़ों तक के इनके भी न्यूट्रिएंट्स, और वहीं कंजर्व हो जाएं, और एनएरोब्स और एरोब्स का कॉम्बिनेशन होकर के जैविक कार्बन में बढ़ोतरी हो। अब जमीन कौन सी अच्छी मानी जाती है कि जिसमें सॉइल एग्रीगेशन अच्छी होती है, पोरोसिटी भी उसमें अच्छी होती है, वाटर और एयर कंडक्टेंस भी उसमें अच्छी होती है, उसमें पानी
और नमी और जो हवा का संचार होता है वो भी बेटर होता है। अब कैसे बनते हैं सॉइल एग्रीगेट्स? ये क्या होते हैं सॉइल एग्रीगेट्स? ये छोटी छोटी गोलियां होती हैं जिन्हें मिट्टी के ग्लोब्यूल्स या ग्रेन्स हम कह सकते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे केंचुआ है, केंचुए की छोटी छोटी गोलियां होती हैं। ये गोलियां क्या होती हैं कि ये मिट्टी के बहुत सारे जो पार्टिकल्स होते हैं एक जगह बंध जाते हैं, और जितने ये बंधते चले जाएंगे, जितना इसका साइज बढ़ता चला जाएगा, हम कहते हैं कि सॉइल एग्रीगेशन बढ़ जाता है इसमें। और इसमें क्या होता है कि जो पोर स्पेस भी बढ़ जाता है, इसमें एरेशन भी बढ़ जाती है और हर तरह की फसल इसमें होनी शुरू हो जाती है। इसमें पानी को धारण करने की क्षमता भी बढ़ जाती है, जमीन में ह्यूमस कंटेंट भी बढ़ जाता है, और एयर की जो सप्लाई है वो भी जड़ों तक इसमें बढ़ जाती है। राइजोस्फीयर हर तरह का इसमें मजबूती हो जाती है। इसके अलावा क्या है कि ये किस तरह से सॉइल एग्रीगेट यानी कि किस तरह से ये बनती है। अब मैं थोड़ा सा उदाहरण आपको अर्थवर्म का दूंगा। जो केंचुए हैं, जो जमीन में नेचुरल केंचुए हैं, इसमें ये क्या एक्सक्रीट करते हैं और जीवाणु क्या एक्सक्रीट करते हैं। एक टर्म होती है एक्स्ट्रा सेलुलर पॉलीसेकेराइड्स, EPS। ये EPS वो चीज होती है कि इसमें पॉलीसेकेराइड भी होते हैं, यानी कि कार्बोहाइड्रेट होते हैं, जिसको शुगर बोलते हैं। लंबी लंबी चेन होती है ये। इसके अंदर लिपिड भी होता है, यानी कि जो फैट होते हैं, जैसे घी वाला काम बताया था, वो भी होते हैं। इसके अंदर प्रोटीन भी होते हैं। तो ये सारे जो मिलते हैं तो ये एक चिपकने वाला ग्लू टाइप बन जाता है, और ये मिट्टी के जो पार्टिकल बिखरे हुए हैं उनको ये जोड़ने का काम करते हैं, इसलिए उसमें सॉइल एग्रीगेशन बढ़ जाता है। तो इसी तरह से जीवाणु भी सेक्रेट करते हैं इनको, एक्स्ट्रा सेलुलर पॉलीसेकेराइड्स को। और जीवाणु PGPR, प्लांट ग्रोथ प्रोमोटिंग राइजोबैक्टीरिया होते हैं, ये भी सेक्रेट करते हैं, जो जितने भी जीवाणु होते हैं अर्थवर्म के साथ साथ। तो इस तरह से जब ये जमीन में मौजूद हो जाते हैं, इनकी भरपूर मात्रा में मौजूदगी हो जाती है, तो जो मिट्टी के बिखरे हुए कण वो जुड़ने लग जाते हैं, जो रेतीली जमीन है वो भी जुड़ने लग जाती है। और इस तरह से जब हम इनकी संख्या बढ़ाते हैं तो उसमें सॉइल एग्रीगेशन और सॉइल की जो फिजिकल हेल्थ है वो इंप्रूव होती चली जाती है। तो इसमें हम इसको, जैसे मैंने आपको बताया कि ज्यादा विशेष खुराक डालने की भी जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है कि सूक्ष्म जीवाणु अपनी जो 4 चीजें इन्हें चाहिए, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, यानी कि 99.99% जो खुराक है ये खुद ही बना लेते हैं। यानी कि 3 जो खुराक है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये आसपास के वातावरण से ले लगते हैं। नाइट्रोजन, ये जो वातावरण में 78% नाइट्रोजन भरी हुई है, समुद्र भरा हुआ, उससे ले लेते हैं। तो सारा का सारा इसको कुछ भी खाना चाहिए ही नहीं है, इसको सिर्फ मिट्टी के रूप में एक मीडियम चाहिए ग्रो होने के लिए। और दूसरा मामूली सी इसको खुराक चाहिए, जो हमने जीवामृत या थोड़ी सी नामात्र घन जीवामृत या जड़ों के रूप में इसको दे दी है। इसलिए जो रंग हुआ है, फसल का रंग हुआ है, जमीन का रंग हुआ है, ये एक तरह से एक अलग ही दिखाई दे रहा है और लग रहा है कि इसमें किसी भी पोषक तत्वों की कमी नहीं है। और हमारा प्रयास ये है कि आगे इस तरह से मल्चिंग करके लगातार हम कितनी लंबी टाइम तक कितनी फसलें ले सकते हैं बगैर खेत की जुताई किए, और कितने हद तक इसका हम ऑर्गेनिक कार्बन या इसके न्यूट्रिएंट्स बढ़ा सकते हैं। इसका हम साइंटिफिक डाटा भी ले रहे हैं, लेकिन इसमें मैं बताना चाहूंगा कि अभी हम ये आउट नहीं करेंगे। एक साइंटिफिक चीज है, टाइम के साथ ये चीजें अपने आप आ जाएंगी। ये एक किसान के अनुभव के आधार पर और एक अपने जो एक्सपेरिमेंट के आधार पर मैं आपको बता रहा हूं। अब जैसे मैंने बताया कि एक खेत, जैसे आदमी को हर तरह के फूड की जरूरत है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड्स, इसी तरह हमारी जमीन को भी जरूरत है, इन तीनों की ही। और ये अर्थवर्म, केंचुए और जीवाणु मिलकर जमीन को प्रदान करते हैं, जिससे उसके स्वास्थ्य में इंप्रूव होता है। मैं एक चीज और बताना चाहूंगा यहाँ पर, जो आदमियों के साथ मिलती जुलती है। आदमियों में हम एक प्रैक्टिस फॉलो करते हैं, उपवास, फास्टिंग। अब फास्टिंग का महत्व प्राकृतिक खेती में भी किस तरह प्रयोग किया जाता है मैं बताता हूँ। इसमें आप देखेंगे कि 2016 में नोबेल प्राइज फिजियोलॉजी या मेडिसिन में मिला था। जापानीज बायोलॉजिस्ट थे योशिनोरी ओहसुमी। ये जापानीज वैज्ञानिक थे, इन्होंने ऑटोफेगी मैकेनिज्म पर ये नोबेल प्राइज मिला था। ऑटोफेगी का क्या होता है? ऑटोफेगी का मीनिंग होता है सेल्फ ईटिंग, यानी कि सेल खुद ही सेल को दूसरे सेल्स को खाने लग जाते हैं।
इसका मतलब क्या हुआ कि जो इनकम्प्लीट सेल हैं या टॉक्सिसिटी के साथ जो सेल हमारे शरीर में मौजूद हैं या प्लांट के उसमें मौजूद हैं या जीवाणुओं के अंदर मौजूद हैं, तो वो इकट्ठे रीग्रुपिंग होने लगती है। जैसे कमजोर आदमी एक यूनियन बनाने लग जाता है, तो वो एक एनर्जी का रूप में काम करते हैं। जो हेल्दी सेल हैं या थोड़े बहुत डैमेज्ड सेल हैं वो उनको एनर्जी के रूप में प्रयोग कर लेते हैं, और ये उपवास से होता है। तो उपवास इसी तरह हम चाहते हैं कि ये जमीन में भी कामयाब है। क्यों कामयाब है कि इसमें हम प्राकृतिक खेती में ज्यादा खुराक दे ही नहीं रहे, नाम मात्र का जीवामृत और घन जीवामृत दे रहे हैं। अगर हम ज्यादा खुराक देते हैं, उदाहरण के तौर पर जैसे जैविक खेती में आप केंचुए की खाद या गोबर की खाद या कंजर्वेशन एग्रीकल्चर में रेजिड्यूज वगैरह आप डालते हैं, तो ये एक इतनी खुराक हो जाती है कि इस खुराक से आपके लाभदायक जीवाणु के साथ साथ जो पैथोजन है उनको भी भोजन मिलने लग जाता है। और एक ये फैक्ट भी है कि जो पैथोजन होते हैं, जो बीमारी करने वाले जो जीवाणु होते हैं, उनकी जो फूड रिक्वायरमेंट है या उनकी जो बढ़ने की रिक्वायरमेंट है वो लाभदायक जीवाणु से ज्यादा होती है। क्योंकि मैंने जैसे बताया, लाभदायक जीवाणु हर तरह की विपरीत परिस्थिति को पार करके आए और वो इसी तरह से सृष्टि को आगे बढ़ा रहे हैं। तो इसमें जो उपवास का मेरा मतलब यह है कि जमीन में हम कम से कम खुराक देते हैं ताकि लाभदायक जीवाणु तो बढ़ते रहें और जो बीमारी पैदा करने वाले जीवाणु वो कम हो। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो जैविक खेती करते हैं भरपूर मात्रा में गोबर की खाद डालते हैं, केंचुए की खाद डालते हैं, या कंजर्वेशन एग्रीकल्चर है उसमें जो भूमि जनित बीमारियां हैं वो बढ़ जाती हैं। सॉइल बोर्न डिजीज जो रूट्स को गलाती हैं, तने को गलाती हैं, या विल्ट जैसी बीमारी पैदा करती हैं, तो वो उस तरह की बीमारियां इसमें बढ़ जाती हैं। लेकिन प्राकृतिक खेती में हम भोजन ही नहीं दे रहे हैं, इसलिए अगर थोड़ा बहुत जैसे आती है मल्चिंग वगैरह यूज करते हैं तो उसमें जो सॉइल की फंगस वगैरह उनका ग्रो होता है, तो उसका इलाज गोमूत्र से, ये लिटरेचर में स्टडीज हुई पड़ी हैं, छपी पब्लिश डेटा है कि गोमूत्र का प्रयोग करें। और गोमूत्र का प्रयोग हम लगभग हर फार्मुलेशन प्राकृतिक खेती में करते हैं, और जीवामृत में भी गोमूत्र का प्रयोग होता है। और जब ड्रिप इरिगेशन के थ्रू हम न्यूट्रिशन के साथ साथ और जब हम जीवामृत देते हैं या गोमूत्र का इस्तेमाल करते हैं, तो जो सॉइल बोर्न डिजीज हैं वो अपने आप ही कंट्रोल हो जाते हैं। इसमें हमें कोई भी स्थिति सामने नहीं आई है। हाँ, थोड़ी बहुत टमाटर में एक कीड़े की प्रॉब्लम आई थी, तो उसमें हमने नीमास्त्र थोड़ा थोड़ा डाल दिया था हर प्लांट के अंदर, तो वो उसके बाद भी दिखाई नहीं दी। तो अब मैं एक बात कहना चाहूँगा कि जो मल्चिंग है, मल्चिंग भी अल्टीमेटली हानिकारक है, प्लास्टिक मल्चिंग। तो अब ये चाहिए साइंटिस्टों को भी कि बायोडिग्रेडेबल मल्चिंग के ऊपर कार्य किया जाए, जिससे, क्योंकि इसमें एक चीज निकल करके आई है कि हमें एरोब और एनएरोब यानी कि हवा वाले जीवाणु और बिना हवा वाले जीवाणु का कॉम्बिनेशन चाहिए। जो पौधे के साथ का वातावरण है, जो मल्चिंग के सुराख में लगाया जाता है, वहां पर एरोबिक कंडीशन हो जाती है। एरोबिक कंडीशन होने के कारण वहां पर भुरभुरी मिट्टी रहती है, लेकिन जड़ों से दूर वो एक एनएरोबिक माहौल हो जाता है, तो उसमें न्यूट्रिएंट्स कंजर्व होकर रह जाते हैं, चाहे रूट्स के हैं, चाहे जीवामृत के हैं, चाहे घन जीवामृत के हैं। तो इस तरह से अब जरूरत है कि बायोडिग्रेडेबल मल्चिंग के ऊपर काम किया जाए, और इसका विस्तार से हमने कि किस तरह से ये बढ़ते हैं एरोब और एनएरोब, ये वीडियो नंबर 8 में डिटेल से बताया है। तो उस 7 और वीडियो नंबर 7 और 8 को पूरी तरह से आप सुनेंगे, तभी इसमें आप इसका पता लग पाएगा हमें। तो इसमें अल्टीमेटली मैं कहूँगा कि जो एक्सपेरिमेंट किया गया है, इसमें हम जो तीनों साइंटिस्ट इन्वॉल्व हैं, डॉक्टर बलजीत सहारण HM हिसार से माइक्रोबायोलॉजिस्ट, और डॉक्टर विजय MHU करनाल से असिस्टेंट प्रोफेसर हॉर्टिकल्चर से हैं, तो हम तीनों मिलकर इसमें एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और ये एक संभावना तलाश रहे हैं कि किस तरह से बगैर कुछ भी डाले और किस तरह से ज़्यादा हम पैदावार ले सकते हैं। और इसमें जो रूट स्टबल्स हैं उनको कंजर्व करके, रूट्स को कंजर्व करके, और जीवामृत ड्रिप इरिगेशन के थ्रू अप्लाई करके, और थोड़ा सा घन जीवामृत नाम मात्र का उसमें डाल के, और किस तरह से थोड़े से फूड में हम ज्यादा से ज्यादा फसलें ले सकें, ज्यादा से ज्यादा उससे लाभ कमा सकें, और बिना जुताई के और खरपतवार नियंत्रण भी कर सकें। और आने वाले टाइम में जैसे पानी की समस्या आने वाली है कि उसको भी हम ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से कम उसमें बचत कर सकें। और जो ग्लोबल वार्मिंग है, ग्लोबल वार्मिंग में जब ये गैसें जाती हैं तो ग्लोबल वार्मिंग करती हैं, लेकिन प्राकृतिक खेती में ये गैसें ऊपर नहीं जा पाती हैं, क्योंकि जो गैसें बनती हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन
और नाइट्रस ऑक्साइड है, ये हम जब जमीन की जुताई करते हैं और विशेषकर जब ज्यादा मात्रा में रेसिड्यूज वगैरह मिला देते हैं, गोबर की खाद वगैरह मिला देते हैं, तो ये अगर खेत में जैविक कार्बन के रूप में संचित नहीं होता है तो यही सारी वातावरण में जाके ग्लोबल वार्मिंग करती है। लेकिन प्राकृतिक खेती में ये जो ग्लोबल वार्मिंग करने वाली गैसेज हैं, इनमें जो एलिमेंट्स यूज होते हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ये चारों ही जीवाणुओं और केंचुओं का भोजन है। और इस भोजन को लेकर के वो उनके अंदर जो सेक्रीट करते हैं, उनका शरीर बनता है, उसी में एक्स्ट्रा सेलुलर पॉलीसैकेराइड यानी कि ईपीएस और पीजीपीआर की भरपूर मात्रा रहती है। और एक और चीज मैं बताना चाहूंगा कि माइकोराइजा किसान का हनुमान कहा जाता है। ऐसा कोई भी फंक्शन नहीं है जो माइकोराइजा पौधे के लिए नहीं करती। एक तरह से उसके कवच के रूप में काम करती है, चाहे न्यूट्रिएंट्स की जरूरत हो, नमी की जरूरत हो, या नमक से बायोटिक या एबायोटिक किसी भी तरह के स्ट्रेस से बचाना हो। तो इसमें बताना चाहूंगा कि जो माइकोराइजा है वो अर्थवॉर्म की कास्टिंग में भरपूर मात्रा में मौजूद रहती है। अर्थवॉर्म की कास्टिंग में दो ही चीजें मुख्य रूप से होती हैं, एक तो ह्यूमस होता है जो ह्यूमिक एसिड जो होता है, और दूसरा उसमें माइकोराइजा होता है। तो ये चीजें जो खेत में बढ़ जाती हैं तो अपने आप ही एक जो जमीन का स्वास्थ्य बढ़ता चला जाता है, उसका ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ता चला जाता है, और नाम मात्र के न्यूट्रिएंट्स के या उसको अप्लाई करके तो उसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार ले सकते हैं और खर्चा भी बचा सकते हैं। नमस्कार।